तो बेटा आज का है जो चैप्टर है आज आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत जो है बेटा हम कई चीजें पढ़ेंगे अभी, जैसे भू स्वामित्व के प्रतिमान क्या थे, मजदूरों की दुर्दशा, किसान कृषक समाज के बारे में पढ़ेंगे, लोक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके ये आगे आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। इसमें एक छोटी सी बात आती है बेटा, भूदान आंदोलन। भू बोलते हैं पृथ्वी के लिए, दान माने किसी को दान करना, देना। तो भूदान आंदोलन क्या था? भूदान आंदोलन की जो पैरवी की थी वो की थी आचार्य विनोबा भावे। ठीक है बेटा। भूदान यज्ञ एक व्यापक आंदोलन है। इसका उद्देश्य जीवन के सभी पहलुओं में जो है सुधार करना है। ठीक है बेटा। अब आज युग में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सिर्फ अपने ही अपने बारे में सोचता है। क्या है कि जिसको मतलब है अपने से मतलब है। लेकिन भूदान व्यक्तियों को जो है दूसरों के लिए जो है सोचने पर प्रोत्साहित करता है। दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है, उसको जो है उत्साह बढ़ाता है। क्योंकि सभी व्यक्ति आज अपने में, लेकिन भूदान जो एक आंदोलन है ये व्यक्ति को क्या करता है, उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी सोचे। अब इसके कारण क्या होता है कि व्यक्तियों को अपने आसपास देखने के लिए जो है प्रोत्साहन मिलता है। अब व्यक्ति सोचता है कि मेरे पड़ोसी के पास भूमि है या नहीं है। अगर उसके पास भूमि नहीं है तो उसको भूमि प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। यानी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ताकि उसको भी कुछ भूमि मिल जाए। तो इसी को जो है भूदान आंदोलन कहा गया है। भूदान आंदोलन का उद्देश्य जो है संपूर्ण राष्ट्र का विकास करना है। ठीक है बेटा। इसकी सहायता से क्या होता है कि सामाजिक जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे हमारे एक जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के जो प्रणेता है, उन्होंने कहा था कि भूदान केवल भूमि संग्रह को दूर कर, भूदान केवल भूमि संग्रह और भूमि का वितरण नहीं है। यानी कि जमीन का बंटवारा या देना, किसी को भूमि देना, इतना ही नहीं है। ये तो एक विशाल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यानी कि ये भूदान आंदोलन की उन्होंने बड़ी तारीफ करते हुए कहा कि ये सिर्फ भूमि को देना ही नहीं है, ये देश, इससे क्या होगा, हमें, हमारा देश आगे विकास की ओर अग्रसर होगा, हमारे सामाजिक जीवन में जो है इससे बाहर आएगी। ठीक है। इन्होंने इसे जो है विकास की ओर बढ़ाया गया एक पहला कदम जो है श्री जयप्रकाश नारायण जी ने भूदान आंदोलन को दिया। इसके प्रणेता हम मानते हैं श्री विनोबा भावे। तो इसमें क्या है, व्यक्ति भूदान आंदोलन के अंतर्गत ये सोचता है कि मेरे पड़ोसी के पास भूमि है या नहीं है। यदि उसके पास भूमि नहीं है तो उसको भूमि उपलब्ध कराना मेरा कर्तव्य है। ठीक है बेटा। उसके बाद बात आती है भू स्वामित्व के प्रतिमान। भू स्वामित्व के प्रतिमान कि स्वतंत्रता से पूर्व या स्वतंत्र भारत में जो है भू स्वामित्व के प्रतिमान कौन कौन से थे। भाई भू स्वामित्व में कि जमीन पे जो है हक किस तरह का था, कैसे कैसे तरीके से जो है जमीन पे जो है अपना अधिकार माना गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि भारत अंग्रेजों के अधीन रहा है, तो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार जो है यहाँ पे प्रतिमान किए। तो ऐसा होता है, जहां भी आपने देखा होगा कि जिस चीज की भी कमी होती है या जहां पर भी भूमि की कमी होती है, तो इसमें क्या होता है, व्यक्तियों का इसमें जो है नियंत्रण रखने का जितनी भी उनके अंदर प्रतिस्पर्धा है वो अधिक होती है। मतलब भूमि कम है तो सब चाहते हैं कि यार मेरे पास भी हो, मेरे पास भी हो। क्यों? क्योंकि इससे जो है हमें भोजन, खनिज पदार्थ, जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, चाहे खनिज पदार्थ है, चाहे भोजन है, चाहे लकड़ी है, ये सब प्राप्त होती है। तो जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि भूमि, उसके पास कुछ ना कुछ भूमि होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब भारत में जो भू स्वामित्व का प्रतिमान है, कैसे? अब भारत में जैसे जैसे जो है व्यक्ति की खेती पे निर्भरता बढ़ती चली गई, खेती से जो है अन्न उत्पन्न होने लगा, तो व्यक्ति जो है खेती पे भी निर्भर होने लगा। तो भूमि व्यवस्था की महत्व भी उसने बढ़ा, क्योंकि भाई खेती बाड़ी अगर काम बढ़ने लगा है तो उस तरह से उसके लिए एक व्यवस्था भी होनी चाहिए, एक सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए भाई किस तरह से इस व्यवस्था को आगे किया जाए। ठीक है बेटा। और फिर शुरुआत से तो कोई व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि भूमि इतनी थी, जनसंख्या कम रही होगी, तो व्यक्ति को इतना खेती बाड़ी का ज्ञान भी नहीं था।
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनका विकास हुआ तो फिर इसके सामने जो है भूस्वामित्व की समस्या सामने आई। तो इसलिए जो है स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि जब भारत स्वतंत्र नहीं था उस समय भारत में जो है भूस्वामित्व की जो है 3 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती। सबसे पहले थी ठीक। तो ये 3 व्यवस्थाएं हमारे देश में स्वतंत्रता से पूर्व थी। सबसे पहली रैयतवाड़ी, दूसरी महलवाड़ी और तीसरी जमींदारी। तो रैयतवाड़ी में क्या था कि इस व्यवस्था में जो है किसान का सीधे राज्य से यानी सरकार के साथ जो है संबंध रहता था और सरकार जो भी लगान लगाती थी, जो भी टैक्स खेती पे लगाती थी, तो किसान जो है सीधे सरकार को देता रहता था और भूमि पे जो है किसान का मालिकाना हक बना रहता। माना मैं किसान हूं तो भूमि भी मेरी है, भूमि मेरी है, मेरा हक है, उसमें मालिकाना हक है। और क्या करेंगे, मैं सरकार के पास जाके अपने आप सरकार के खजाने में जो उन्होंने तय किया है वो लगान जमा करूंगा। ठीक है। मैं अपनी मतलब मेरे पे उस समय इतना अधिकार था कि भाई किसान जो है अपनी भूमि को बेच सकता है, किसी को हस्तांतरित भी कर सकता है, यानी कि भूमि के पूरे अधिकार रैयतवाड़ी के अंतर्गत जो है किसान के पास उसकी भूमि के पूरे अधिकार थे। लेकिन सिर्फ उसका संपर्क क्या था, सीधे सरकार के साथ था। तो वो क्या करता था कि जो सरकार द्वारा जो लगान निश्चित किया गया है वो सीधा सरकार के खजाने में जमा किया करता था। अब वो जैसे सरकार का कोई प्रतिनिधि आ गया भाई इतना देना है तो उसको दे देता था और वो जो है सरकार के खजाने में, या सरकार का कोई कर्मचारी आता था या खुद ही जाके वो सरकार के खजाने में लगान जमा कराया देता है। ठीक है बेटा। अब इसके गुण थे, इसमें जो है सीधा किसान सरकार के संपर्क में रहता था इसलिए उसका शोषण नहीं होता। फिर है बेटा इसमें जो है सरकार के अधीन था तो सरकार जो है कुछ समय बाद जो है लगान का निर्धारण करती थी। मतलब ये नहीं है कि जब मर्जी लगान बढ़ा दिया, चाहे सूखा पड़ा कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा। इस व्यवस्था के अंतर्गत चकबंदी, सहकारी खेती को सरलता से लागू किया जाए। ठीक है बेटा। अब होता क्या है, इसमें कुछ गुण थे तो कुछ दोष भी थे भाई। क्या होता क्या था, ना सरकारी अधिकारी जो लगान लेने आता था वो कभी कभी क्या करता था, किसानों से ज़्यादा लगान भी ले लेता था, इससे उनका शोषण भी हो जाता था। ठीक है बेटा। फिर जो लोग लगान इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन के कारण सरकार का काफ़ी खर्चा भी होता था। सरकार का माना भाई इतने गाँव में जो लगान इकट्ठा करेगा उसको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट को इससे नुकसान भी होता था। चलो, दूसरी व्यवस्था है महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था का मतलब है, महाल का मतलब होता है एक इकाई या पूरा क्षेत्र, वो कोई गांव भी हो सकता है और एक पूरा इलाका, उसको कहते थे महाल। तो महालवाड़ी के इस प्रणाली में जो है पूरा गांव होता था भूमि का स्वामी, मतलब जमीन जितनी थी पूरे गांव को जो है उसका सामूहिक स्वामित्व जो है गांव के वासियों का उस पर होता था। अब जो लगान देता था वो अकेला किसान नहीं देता था बल्कि पूरा गांव मिल करके लगान चुकता करता था। ठीक इस प्रणाली में साझेदारी की व्यवस्था पाई जाती है, प्रत्येक साझेदार अपनी भूमि का मालिक होता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है इसमें एक नंबरदार का पद जो है सरकार ने सृजित किया कि जो इन किसानों से या इन महाल जो भी इकाइयां हैं लगान की, क्योंकि एक किसान लगान देता था पूरे गांव पे जो है लगान लगा दिया भाई इस गांव से इतना लगान आना है, तो वो गांव उतना लगान जमा करता था सामूहिक रूप से। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है जिस नंबरदार की जिम्मेदारी होती थी कि सभी से जो है लगान इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा, पर सरकार का जो आदमी नंबरदार आता था जो जो भी रेशू था उसके हिसाब से जो है लगान इकट्ठा करता और सरकार के खजाने में जमा करता। यदि किसान अपनी भूमि छोड़ देता था, कोई किसान होता है भाई कि लगान नहीं दे दिया, कुछ कारण है कि मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करता हूँ, ये उसका मन, तो वो संपत्ति क्या, वो भूमि क्या हो जाती थी फिर पूरे गांव वासियों की संयुक्त संपत्ति पूरे गांव की हो जाती थी। ठीक है बेटा। अब है तीसरी थी इसमें जमींदारी व्यवस्था। अब जमींदारी व्यवस्था में क्या है कि ये बिचौलियों वाली बात होती है। बिचौलिए थे जिनको जमींदार माना, आपको किसी क्षेत्र का जो है पूरा एक जमींदार बना दिया कि भाई साहब इतने गांव हैं,
इन क्षेत्रों की जमींदारी जो है आपको करनी है। ठीक, जमींदार कुछ गांव या एक गांव का मालिक है, ये पूरा गांव दे दिया कि भाई इस गांव की जमींदारी तुम्हारी है, 2 गांव की जमींदारी तुम्हारी है, तुमने जो है क्या करना है कि यहाँ से लगान इकट्ठा करके क्या करेंगे, सरकार के खजाने में जमा करना। तो ठीक है, तो जमींदार कुछ गांव या एक गांव का मालिक होता था, वह भूमिहीन किसानों को क्या करता था, भूमि का बंटवारा करता था, यानी कि जमींदारी उसकी आ गई तो जमीन पे उसका हक है, तो किसानों को जो है बोले इतने खेत तुम करो, इतने खेत तुम करो, मतलब किसानों को जो है जमीन बांट देता था। ठीक है बेटा, लेकिन अब लगान भी लगाता था, माना मेरे को 10 खेत दे रखे तो भाई इतना तुम रखोगे, इतना मुझे दोगे, अगर 20 बोरी गेहूं होती है जी में 8 बोरी मुझे दोगे, 12 तुम रखोगे, इस तरह से वो रखता था और अपनी मनमानी से करता था। क्यों, ये जमींदारी व्यवस्था थोड़ा इसलिए गड़बड़ भी रही क्योंकि इसमें किसान का संपर्क जो है सरकार से नहीं, वो जमींदार को देते थे। ठीक है बेटा, अब जमींदार क्या करता था, वो अपनी मनमानी से लगान लगाता था, कभी कभी और शर्तें भी लगा देता था। सरकार को तो निश्चित, सरकार ने तो कुछ माना मुझे जमींदार बना रखा, भाई इस गांव से मुझे इतना लगान चाहिए, मैं तो लेना ही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा ले रहा हूँ आप लोगों से या किसानों से ज्यादा ले रहा हूँ, फिर कुछ अपनी नई नई शर्तें भी दिन भर लगा रहा हूँ। तो इस तरह से जो है जमींदार सरकार को निश्चित मालगुजारी देते थे, परंतु किसानों से मनमर्जी से जो है वसूली किया करते थे। ठीक है बेटा, इसमें 2 तरह की सुविधाएं थी, सरकार सदा के लिए जमींदार से लगान लेना है और यह तय कर देती थी कि भाई कुछ समय के लिए यह तय किया जाता है, मतलब सरकार को फिक्स था कि भाई या तो इतना ही समय में दे दो, या जो भी उनकी उस समय बातें होती है, जो भी नियम बनाए जाते हैं वो तय कर लेती थी सरकार। भाई उस सरकार की जिम्मेदारी क्या थी, जवाबदारी थी जमींदार की, सरकार ने बोल दिया भाई इस समय हमें इतना चाहिए, तो जमींदार का काम था कि लो जी ये हो गया। अब सरकार ने माना 10 क्विंटल की बात की तो जमींदार को नहीं 20 चाहिए, 10 अपने आप खा गया। तो इस तरह से जो है बेटा ये जमींदारी प्रथा जो है सही हो नहीं पाई। ठीक है, इसमें जो है किसानों का जो है काफी शोषण होता। ठीक है, तो इसके बाद स्वतंत्रता के बाद की बात आती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो है 3 प्रकार के भूमि स्वामी हुए। एक भूमिधर हुआ, जिन्होंने जो है लगान का 10 गुना रुपया जमा करके अपना जो है भूमिधरी का अधिकार प्राप्त किया। भूमिधर अपनी जमीन का किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकता है, उसकी निजी संपत्ति। सीरदार, सीरदार वे किसान है जो अपनी जोत के स्थायी एवं विरासती अधिकार प्राप्त है, उनको जो है बेदखल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अपनी भूमि को बेच भी सकते, जो सीरदार है। ठीक है बेटा, फिर है आसामी। आसामी वो किस काश्तकार होते हैं जो किसी असमर्थ भूमिधर या सेना इत्यादि में नौकर भूमिधर की जमीन पर खेती करते हैं, यानी कि हमारा कोई अधिकारी है, उसकी भूमि है तो मैं उस पर खेती कर रहा हूँ, तो क्या कही जाएंगी, आसामी। ठीक है, आसामी को भी कुछ सुविधाएं अधिनियम में संशोधन करके दी गई, वह 15 गुना लगान जमा करके भू स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर सकता था। अगर माना उसने ये कर दिया कि गाड़ी जितना लगान है उसके 15 गुना अगर जमा कर दिया तो उसको जो उस भूमि का स्थायी मालिक माना जा सकता था। तो स्वतंत्रता के बाद बेटा कौन कौन सी हुई, एक तो भूमिधर हुआ जिनकी अपनी भूमि हो गई, जिन्होंने 10 गुना लगान पहले पैसा दे दिया या रुपया जमा कर दिया, उनको भूमि के अधिकार मिल गए, वो अपनी भूमि के खरीदार हो गए, जो से मर्जी उसका प्रयोग करें। फिर तो सीरदार था, सीरदार के पास पूरा अधिकार था जमीन का, लेकिन वो उसको बेच नहीं सकता। ठीक, फिर आसामी थी, आसामी अधिकारियों या किसी सरकारी कर्मचारी या किसी सेना के जवान जो भी है उनकी खेतों में खेती करते थे। ठीक है बेटा, इनको भी जो है ये अधिकार था कि भाई अगर आप 15 गुना लगान जमा करते तो आपको भी जो है भू स्वामित्व के जो अधिकार है वो प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है।